नारियां कूद रही जोर में, भेड़िए तब भी मौन थे। हमें सिखाया गया कि अकबर महान तो फिर महाराणा प्रताप कौन थे। सड़ती रही सड़कों पर लाशें, गांधी फिर भी मौन थे। हमें सिखाया गया गांधी के चरखे से आजादी आई तो फिर फांसी पर झूलने वाले वो 25-25 साल के नौजवान कौन थे। संग्रहालय में सजा कर रखी गई हैं आज भी वो रस्सियां, गांधी जिनसे अपनी बकरियां बांधे करते थे। मैं पूछता हूँ कहाँ गई वो रस्सियां जिन पर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव हंसते हंसते झूले थे। हालात मुल्क देखकर रोया नहीं गया, हालात मुल्क देखकर रोया नहीं गया। कोशिशें हजार की फिर भी मुंह ढककर सोया नहीं गया, कोशिशें हजार की फिर भी मुंह ढककर सोया नहीं गया। कितने झूले फांसी पर, कितनों ने गोली खाई थी। क्यों झूठ बोलते हो साहब कि गांधी के चरखे से आजादी आई थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल यूनिक कोचिंग क्लासेज में। और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं हमारे देश के वीर शहीद क्रांतिकारी भगत सिंह, जिनको लोग शहीद आजम भगत सिंह के नाम से जानते हैं दोस्तों। और आइए हमारे साथ मिलकर जानिए भगत सिंह के बारे में दोस्तों, भगत सिंह के संपूर्ण जीवन परिचय के बारे में। और दोस्तों आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम पर, जहां पर आपको इस वीडियो की संपूर्ण पीडीएफ मिलेगी दोस्तों। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पीडीएफ का लिंक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। और आइए शुरुआत करते हैं हमारे साथ मिलकर आज के बहुत ही मजेदार सेशन जो कि होने वाला है दोस्तों भगत सिंह के जीवन के ऊपर। तो आइए दोस्तों, भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ दोस्तों। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ। भगत सिंह का जन्म पंजाब प्रांत के लायपुर जिले में हुआ दोस्तों। भगत सिंह का जन्म पंजाब प्रांत के लायपुर जिले में हुआ दोस्तों। भगत सिंह का जन्म जिस स्थान पर हुआ वो कौन सा है? पंजाब प्रांत का लायपुर जिला, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के अंतर्गत आता है दोस्तों। वर्तमान में पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। भगत सिंह की माता का नाम क्या है दोस्तों? भगत सिंह की माता का नाम विद्यावती कौर है दोस्तों। भगत सिंह की माता का नाम विद्यावती कौर और भगत सिंह के पिताजी का नाम सरदार सिंह संधू। सरदार सिंह संधू किसके नाम है? भगत सिंह के पिताजी का नाम क्या नाम है? सरदार सिंह संधू। दोस्तों भगत सिंह के बचपन का नाम बाघावाला। बाघावाला ये नाम इनकी दादी ने रखा था। क्यों रखा था दोस्तों? जब भगत सिंह का जन्म हुआ तब इनके पिता एवं इनके चाचा जेल के अंदर थे, लेकिन जब भगत सिंह का जन्म हुआ तब जिस दिन भगत सिंह का जन्म हुआ उसी दिन उन दोनों को रिहा कर दिया गया। जब उन दोनों को रिहा किया गया तो इनकी दादी ने बोला कि ये बच्चा बड़े ही भाग्य वाला है। और दोस्तों भागावाला किसका? भाग्य वाला का अर्थ होता है भाग्यशाली। बाघावाला का अर्थ होता है भाग्यशाली। तो दोस्तों भगत सिंह के बचपन का नाम बाघावाला। और दोस्तों भगत सिंह बचपन से ही अनेक क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर अपना मुख रखते थे। भगत सिंह की बचपन की शिक्षा वहीं के लाहौर के एक आर्य विद्यालय में हुई दोस्तों। भगत सिंह के निजी गांव में एक विद्यालय था जो कि ब्रिटिश प्रांत के अंतर्गत था। भगत सिंह ने उस ब्रिटिश प्रांत वाले विद्यालय में पढ़ना स्वीकार नहीं किया, लेकिन भगत सिंह ने पढ़ना स्वीकार किया किसमें? आर्य शिक्षा माहौल में। वहीं पर एक गुरुकुल चलता था जिसमें आर्य शिक्षा दी जाती थी। भगत सिंह उस आर्य शिक्षा वाले विद्यालय में गए दोस्तों। और दोस्तों भगत सिंह ने अपने बचपनी जीवन में ही कुल 50 किताबें ऐसी पढ़ डाली जो कि उनके सब्जेक्ट, उनके विषय एवं उनके अध्ययन से अलग हुआ करती थी, जो कि क्रांतिकारी घटनाओं, राजनीतिक घटनाओं, अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र आदि विषयों पर आधारित हुआ करती थी दोस्तों। ऐसी किताबें भगत सिंह ने अपने बचपनी जीवन में ही पढ़ डाली थी दोस्तों। और दोस्तों भगत सिंह बचपन से ही क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर अत्यधिक मूड रखते थे। भगत सिंह बचपन से एकाग्नी भावनाओं में, जहां पर क्रांतिकारी घटनाएं होती थी वहीं पर ही खड़े होते थे। बात आती है दोस्तों भारत की एक महत्वपूर्ण घटना की, जब भगत सिंह लगभग 12 से 13 वर्ष के रहे होंगे। 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड की दोस्तों, जहां पर लॉर्ड जनरल डायर ने दोस्तों हमारे देश के अनेक क्रांतिकारी, हमारे देश के अनेक निहत्थे लोगों को एक बाग में बंदी बना लिया। और दोस्तों उन सबको बंदी बनाकर वहां पर उन सब पर फायरिंग का आदेश दे दिया दोस्तों। जब भगत सिंह को ये बात पता चलती है तो दोस्तों भगत सिंह मात्र 12 साल का लड़का नंगे पैर 40 किलोमीटर दूर जलियांवाला बाग अमृतसर में चले जाते हैं। और वहां पर जाते हैं, वहां पर देखते हैं तो दोस्तों भगत सिंह को वहां पर अपने देश के लोगों का जो खून दिखता है, वहां जो मिट्टी दिखती है। और दोस्तों वहां पर जो एक कुआं है, उस कुएं में बहुत से लोग तो अपनी जान बचाने के लिए उस कुएं में कूद जाते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि उस कुएं से आज भी जब पानी निकाला जाता है तो उस पानी में आज भी खून की बूंदें नजर आती है दोस्तों भगत सिंह जब वहां पर जाते हैं तो उनको वही आवाजें सुनाई देती है, उनको वही किलकेरियां सुनाई देती है अपने देश के लोगों की, अपने माता बहनों की, अपने भाइयों बहनों की। तो दोस्तों भगत सिंह वहां पर एक बोतल में वो जो खून होता है वहां
की जो मिट्टी होती है, जो खून से रंगी हुई होती है, उस मिट्टी को भर लाते हैं और आ जाते हैं और बैठ जाते हैं अपने घर पर एक कमरे में, एकांत कमरे में बैठ जाते हैं। जब इनकी बहन आती है, इनसे पूछती है कि कुछ तो बोल, कहाँ गया था तू, क्यों इतना लेट आया है? तो भगत सिंह बोलते हैं कि ये जो खून, ये जो मिट्टी, ये जो खून से रंगी हुई मिट्टी तुम देख रही हो, ये हमारे देश के क्रांतिकारियों की है। मैं इनका बदला लूंगा, मैं इन सब का बदला लूंगा, इन सब के खून का बदला मैं लूंगा। दोस्तों, जब भगत सिंह के पिताजी खेती कर रहे होते हैं और जब वो आम की गुठली बोते हैं जमीन में, तब भगत सिंह उनसे पूछते हैं कि पिताजी आप ये गुठली क्यों बो रहे हो? तो इनके पिताजी बोलते हैं कि इस गुठली से एक पेड़ उगेगा, इस गुठली से एक पेड़ उगेगा और उस पेड़ पर आम लगेंगे। तो दोस्तों, भगत सिंह बोलते हैं मैं बंदूक बोऊंगा, और जब मैं बंदूक बोऊंगा तो जो पेड़ उगेगा उस पेड़ पर बंदूकें लगेगी और उन बंदूकों से मैं अंग्रेजों को मारूंगा। दोस्तों, मात्र 13-14 साल का लड़का क्या बोल रहा है कि मुझे बंदूक चाहिए, और मुझे बंदूकें क्यों चाहिए? क्योंकि मैं अपने देश को आजाद करा सकूं, मैं अपने देश को स्वतंत्रता दिला सकूं, मैं अंग्रेजों को भगा सकूं। भगत सिंह कितने क्रांतिकारी हुआ करते थे दोस्तों, सोचो तुम दोस्तों, मात्र 13 से 14 साल लड़का बोल रहे हैं कि मुझे बंदूक चाहिए, मुझे बंदूक चाहिए, मैं अपने देश को आजाद कराऊंगा, अपने देश में जो दूर अंग्रेज बैठे हैं मैं इनको मार भगाऊंगा, मैं अपने देश को आजादी दिलाऊंगा, मैं अपने देश के वीर, जो अपने देश में जो लोग शहीद हुए हैं उनके खून का बदला लूंगा। और दोस्तों, उसी समय हमारे देश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन चल रहा है जिसका नाम है दोस्तों असहयोग आंदोलन, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा सन 1920 में चलाया गया था। दोस्तों, असहयोग आंदोलन उस समय बहुत ही प्रभावशाली होता है। गांधी जी उस समय के बहुत ही बड़े लीडर होते हैं दोस्तों, और गांधी जी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था, वह असहयोग आंदोलन उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण था, बहुत ही अपनी गति पर था दोस्तों। और दोस्तों, हमारे देश के प्रत्येक कोने में वह आंदोलन उस समय बहुत अत्यधिक मात्रा में, अत्यधिक गति से प्रभावशील हो रहा था दोस्तों। भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर, चाहे कोई भी हो, कोई भी हमारे देश का क्रांतिकारी जो लीडर था, प्रत्येक लीडर गांधी के उस समय प्रत्येक लीडर गांधी के साथ था। तो दोस्तों, भगत सिंह भी मात्र 15 साल की उम्र में गांधी जी के साथ हो जाते हैं। भगत सिंह लाहौर में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व करते हैं और दोस्तों अपनी भूमिका अदा करते हैं असहयोग आंदोलन में। दोस्तों, उसी समय बिहार के गोरखपुर में एक घटना हो जाती है जिसको हमारी चोरा चोरी घटना के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, बिहार के गोरखपुर स्टेशन में दोस्तों वहां पर कुछ लोग होते हैं जो कि असहयोग आंदोलन का नेतृत्व कर रहे होते हैं और वो नाराबाजी लगा रहे होते हैं, गौरव हमारे देश से वापस जाओ, हम तुम्हारा माल नहीं खरीदेंगे, हम तुम्हारी शराब नहीं खरीदेंगे, हम तुम्हारे बनाए हुए वस्त्र नहीं खरीदेंगे, हम सिर्फ स्वदेशी वस्तुएं खरीदेंगे। तो दोस्तों, जो वहां का जमींदार होता है, पुलिस स्टेशन में जो उस समय दरोगा होता है, उसके पास जाता है और उससे बोलता है कि इस आंदोलन को तुम बंद करो, इससे मेरा नुकसान हो रहा है। तो दरोगा चला जाता है उस आंदोलन को बंद कराने। तो दोस्तों, वहां पर जो दरोगा होता है गुप्तेश्वर सिंह उस समय का दरोगा, यानी जो गुप्तेश्वर सिंह थानादार होता है दोस्तों, वह उस आंदोलन में सहकर्मी आंदोलनकारियों के ऊपर दोस्तों फायरिंग कर देता है, क्रांतिकारियों को गोली लगा देता है। और जब दोस्तों 1-2 क्रांतिकारी मार जाते हैं तो वह जो भीड़ होती है, वो आंदोलनकारी होते हैं, वो सब भड़क जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं। लगभग 4000 की भीड़ वहां पर थी दोस्तों, और 4000 के 4000 लोग घुस जाते हैं थाने में। और दोस्तों, थाने में लगभग वहां पर 17 लोग मौजूद थे दोस्तों। 4000 क्रांतिकारी उस थाने को आग लगा देते हैं, 17 पुलिसकर्मी वहां पर उस घटना में मारे जाते हैं। और जब महात्मा गांधी को जब इस घटना का पता चलता है तो महात्मा गांधी बहुत दुखी होते हैं, बहुत उनको मन को अशांति मिलती है। मैं बोल रहा था असहयोग, अहिंसा, और तुमने इतनी बड़ी अहिंसा की 17 पुलिसकर्मी मारे गए हैं। मैं इस असहयोग आंदोलन को यहीं पर ही रोकता हूं। और दोस्तों, इस असहयोग आंदोलन को रोकने से क्रांतिकारियों को, जो गर्म दल के नेता थे भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर, कहीं ना कहीं राजेंद्र प्रसाद लोहिरी आदि, इन सब लोगों को लगता है कि गांधी ने ये बहुत गलत किया, गांधी को आंदोलन नहीं रोकना चाहिए था, गांधी जी को आंदोलन बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए था। क्या वहां पर हमारे क्रांतिकारी नहीं मारे गए थे? वहां पर पहले हमारे 2 क्रांतिकारी मारे गए थे, उसके बाद उस भीड़ ने उस दरोगा को मारा है दोस्तों। तो दोस्तों, इनके बाद गांधी के इस अहिंसा वाले मार्ग पर चलकर हमको आजादी नहीं मिलने वाली। अगर हमें आजादी चाहिए, अगर हमको ब्रिटिश शासन को हमारे देश से बाहर निकालना है, तो दोस्तों हमें अहिंसा का मार्ग अपनाना होगा। और ये सब चल पड़ते हैं अहिंसा के मार्ग के ऊपर। और दोस्तों, जब महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को रोक देते तो ये जो ग्राम दल के नेता होते हैं, जैसे कि चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह का, शिवनाथ वर्मा, राजेंद्र लोहिड़ी, ये सब मिलकर एक संगठन बनाते हैं जिसका नाम होता है दोस्तों HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन संगठन। ये संगठन दोस्तों चंद्रशेखर आजाद इसके कैशियर बनते हैं और दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है दोस्तों। और दोस्तों, ये संगठन बन जाता है, ये संगठन चल रहा होता है। संगठन के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आती है, वो होती है पैसे, हथियार एवं अपने संगठन का प्रचार प्रसार करने के लिए धन की आवश्यकता होती है दोस्तों।
अपने संगठन को लोगों तक पहुंचाने के लिए जिस संसाधन की आवश्यकता होती है वह संसाधन हमें पैसों से मिलते हैं। और दोस्तों जब संगठन के सामने ये चुनौती आती है तो दोस्तों इस समय भगत सिंह कहां पर है? इस समय भगत सिंह है दोस्तों लाहौर में। मैंने आपको बताया था लाला लाजपत राय ने नेशनल कॉलेज की स्थापना की थी जिसमें से बीए स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त कर रहे हैं कौन? भगत सिंह। इस समय भगत सिंह लाहौर में होते हैं। जब भगत सिंह को पता चलता है कि हमारे देश में क्रांतिकारी संगठन चल रहा है जिसका नाम HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन संगठन है, कानपुर में चल रहा है, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लोहिड़ी जैसे बड़े बड़े क्रांतिकारी नेता उसका नेतृत्व कर रहे हैं, तो भगत सिंह भी लाहौर से चलते हैं और लाहौर से चलकर भगत सिंह आ जाते हैं कानपुर। और कानपुर में आकर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लोहिड़ी ये सब मिलकर प्लान बनाते हैं कि अपन को काकोरी से जो ट्रेन गुजरेगी जिसमें हम भारतीयों का धन अंग्रेज सरकार धन बताकर दिल्ली पहुंचाया जा रहा है, उस ट्रेन को अपने को लूटना है। वह ट्रेन काकोरी स्टेशन से गुजरेगी, हमको काकोरी स्टेशन पर वो ट्रेन लूटना है। दोस्तों काकोरी स्टेशन पर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लोहिड़ी, शिव वर्मा ये सब मिलकर उस ट्रेन को लूटते हैं। और दोस्तों ट्रेन को लूटने पर वहां से हमारे देश के कुछ क्रांतिकारी भागने में सफल होते हैं, जैसे चंद्रशेखर आजाद वहां से भाग निकलते हैं, लूट लेते हैं, धन ले जाते हैं अपने साथ में। और दोस्तों वहां पर कुछ क्रांतिकारी पकड़े जाते हैं, भगत सिंह, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लोहिड़ी और शिव वर्मा ये क्रांतिकारी वहां पर पकड़े जाते हैं। और दोस्तों जब इनको पकड़ा जाता है तो इनमें से कुछ को तो फांसी की सजा सुना दी जाती है एवं कुछ को कुछ दिन बाद रिहा कर दिया जाता है। जैसे कि भगत सिंह को वहां से रिहा कर दिया गया, राजेंद्र लोहिड़ी, अशफाक उल्ला खां इन सबको फांसी की सजा सुनाई गई। दोस्तों जब HRA के महत्वपूर्ण सदस्यों को काकोरी घटना में हिस्सा लेने के बाद पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और कुछ और महत्वपूर्ण क्रांतिकारियों को वहां पर फांसी सुना देती है, तो दोस्तों जब उनको फांसी हो जाती है तो चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह फिर अकेले पड़ जाते हैं। और दोस्तों वो अकेले में बैठकर विचार विमर्श करते हैं कि किस प्रकार अपने देश को आजादी दिलाया जाए, क्या रास्ता अपनाया जाए। दोस्तों उनके साथ विचार विमर्श करते हैं और ये दोनों विचार करते हैं कि HRA का नाम बदलकर ये यहाँ पर HRA का नाम कर देते हैं HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन इसका नाम कर देते हैं। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद को ये इसमें एस जोड़ने की विशेष सलाह देते हैं। क्यों? सोशलिस्ट कहते रहते हैं दोस्तों समाजवाद, सामाजिक और सोशलिस्ट सब जोड़ते हैं। उसके बाद में जब हमारे देश में साइमन कमीशन आया तो दोस्तों साइमन कमीशन के विरोध में अनेक स्थानों पर साइमन कमीशन लौटो, साइमन कमीशन भारत छोड़ो के नारे लगाए जा रहे थे। तो हमारे देश के एक महान लीडर लाला लाजपत राय लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में नारे लगा रहे थे। वहां पर दोस्तों पुलिस अधिकारी जेम्स कोड होता है, उसके द्वारा लाठीचार्ज का आदेश दिया जाता है और लाठीचार्ज में दोस्तों लाला लाजपत राय घायल हो जाते हैं। अत्यंत घायल अवस्था में लाला लाजपत राय बोलते हैं कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक कील के बराबर साबित होगी। दोस्तों यह बात भारत का घायल शेर चिल्लाता है कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार को अपने ताबूत में एक कील के बराबर साबित होगी। और दोस्तों जब लाला लाजपत राय को वहीं के निजी अस्पताल में भर्ती किया जाता है तो लाठीचार्ज 17 दिन बाद 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। और जब लाला लाजपत राय की मृत्यु होती है और इनको पता चलता है कि लाला लाजपत राय हमारे बीच नहीं रहे, उनको अंग्रेजों ने मार दिया, लाला लाजपत राय को अंग्रेजों ने लाठियों से मार दिया। जब ये बात चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह को पता चलती है ये तो उनको बहुत ही बुरा लगता है, उनको बहुत अत्यधिक क्रोध आता है। तो दोस्तों ये सब अपना प्लान बना लेते हैं और निकल पड़ते हैं लाहौर के लिए। ये सब दोस्तों लाहौर चले जाते हैं और मात्र 1 महीने बाद नवंबर को तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। और ये दोस्तों 17 दिसंबर 1928 को अपने प्लान को अंजाम देते हैं, अपनी क्रांतिकारी घटना को अंजाम देते हैं। दोस्तों ये इन सब का लक्ष्य होता है जेम्स कोड को मारना। और दोस्तों ये वहां पर पहुंच जाते हैं, ये सब पहुंच जाते हैं जेम्स कोड के थाने के सामने। और थाने के सामने पहुंचकर भगत सिंह और सुखदेव
राजगुरु चंद्रशेखर आजाद अपने अपने स्थान अपने अपनी जगह ले लेते हैं, अपने अपनी जगह पर सेट हो जाते हैं, छुप जाते हैं कहीं ना कहीं पेड़ों के पीछे, कोई दीवार के पीछे। और जैसे ही स्कोर आता है, राजगुरु इशारा कर देते हैं भगत सिंह की ओर कि हाँ आ गया है, इस पर ही शूट करना है दोस्तों। और जैसे ही भगत सिंह गोली चलाते हैं तो जेम्स कोर्ट के आगे वाले गेट से ही वहां बीच में से सांडस निकल के जाता है और वह गोली लग जाती है सांडस के। जैसे ही सांडस के गोली लगती है तो पीछे से जो चंद्रशेखर जाते हैं भगत सिंह को कवर देने वाले, वह भी एक्स कर्मियों को और वहां पर घायल कर देते हैं। एक दो पुलिस कर्मियों के ऊपर और फायरिंग करते हैं और वहां से ये तीनों चारों बचकर भाग निकलते हैं। और दोस्तों इतना करने के बाद भी ये चुप नहीं रहते हैं। दूसरे दिन यह पूरे देश, पूरे लाहौर में पर्चे चिपका देते हैं कि लाला लाजपत राय का बदला हमने सांडस की मृत्यु से लिया है, हमने सांडस को मारकर ले लिया है, हमने लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया है, जो अंग्रेज प्रांत हमने लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया है। दोस्तों यह ब्रिटिश शासन के लिए बहुत बड़ी हार है, बहुत बड़ा झटका है। ब्रिटिश शासन के जो अधिकारी लोग होते हैं वह सोचते हैं यदि ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द हमें भारत को छोड़ना पड़ेगा, इसीलिए वह उन सबको पकड़ने के लिए एक प्लान बनाते हैं, एक योजना बनाते हैं। और ब्रिटिश सरकार आदेश दे देती है जिसने भी सांडस की हत्या की है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। इसी के उपलक्ष्य में ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश पुलिस, इसी के उपलक्ष्य में ब्रिटिश पुलिस जांच पड़ताल चालू कर देती है, छानबीन चालू कर देती है। स्टेशनों पर, बस स्टेशनों पर हर जगह अपने पुलिस कर्मी लगा देती है। और दोस्तों जब 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 भगत सिंह वहां से फायरिंग कर निकल रहे थे तो किसी ने उन्हें देख लिया कि एक पंजाबी लड़का है, एक सरदारी लड़का है, उसके बड़े बड़े बाल है, बढ़िया गोरा चिट्टा है दोस्तों। तो भगत सिंह तो वहां पर पहचान चुके थे लोग कि वो पंजाबी हैं। दोस्तों अगर भगत सिंह ने पंजाबी वेश में बाहर निकलते लाहौर से पकड़े जाते तो वहां पर भगत सिंह एक अंग्रेज का वेश बनाते हैं, अपनी दाढ़ी मुंडवा लेते हैं, अपने बाल कटवा लेते हैं और एक केप लगा लेते हैं। वो दोस्तों वहां पर भगत सिंह का साथ देती हैं भगवती चरण गौड़ की पत्नी दुर्गाबा भाभी, जो कि भगत सिंह की पत्नी बनकर वहां से आती हैं। वहां से भगत सिंह की पत्नी बनकर आती है और रेलवे स्टेशन पर भगत सिंह एक अंग्रेज के रूप में परिचित कराते हैं अपने आप को। और जो सुखदेव होते हैं उनको अपना नौकर बना लेते हैं, उनको सेकंड क्लास में बिठा देते हैं, वो स्वयं फर्स्ट क्लास में अंग्रेज बनकर बैठ जाते हैं। भगत सिंह के साथ आई है कौन? दुर्गा भाभी, जो कि भगत सिंह की स्वयं की पत्नी बनकर आई है, लेकिन वास्तव में किसकी पत्नी है? भगवती चरण गौड़ की पत्नी है दुर्गा भाभी, जो कि भगत सिंह की यहाँ पर पत्नी बनकर आई है दोस्तों। और दोस्तों ये सा और यहाँ से एक अंग्रेज का बेस बनाकर यहाँ से भगत सिंह पहुंच जाते हैं कानपुर में जाकर भगत सिंह अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों में लग जाते हैं, लेख लिखने लग जाते हैं। और दोस्तों वहां पर जब कानपुर में दोस्तों भगत सिंह एक क्रांतिकारी आंदोलन का भगत सिंह का तो वही काम क्रांतिकारी का आंदोलन करने का, भगत सिंह वहां पर क्रांतिकारी का आंदोलन कर रहे हैं। और दोस्तों भगत सिंह उस समय एक किसान आंदोलन के साथ होते हैं, किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे होते हैं। अपनी बात सरकार को मनवाने के लिए पत्रों के माध्यम से, पत्र लेखनों के माध्यम से अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन उनकी बात कोई नहीं सुन रहा है। वो जब किसान पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, उस किसान आंदोलन की बात न सरकार सुन रही है, न भारतीय लोग सुन रहे हैं। दोस्तों भगत सिंह एक प्लान बनाते हैं कि भगत सिंह बोलते हैं कि मैं स्वयं जाऊंगा, बम फेंकूंगा और मेरे साथ बट्टू केशवर दत्त उस समय इनके साथ होते हैं दोस्तों। बट्टू केशवर दत्त और भगत सिंह संसद पर बम फेंकते हैं और वह बम दोस्तों कोई फटने वाले बम नहीं थे, ऐसे बम थे जिनसे किसी को भी किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचे, उनसे मात्र धुआं उठता था दोस्तों। और दोस्तों भगत सिंह और बट्टू केशवर दत्त ने संसद के ऊपर दोस्तों बम फेंके और बम फेंककर दोस्तों भगत सिंह और बट्टू केशवर दत्त वहां से भगे नहीं, वहीं पर ही खड़े रहे और दोस्तों नारे लगाते रहे, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। और ये अपने साथ में कुछ पर्चे लेकर गए थे जिन पर लिखा हुआ था बरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है, बरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। वह पर्चे वहां पर उड़ाते रहे और खड़े खड़े नारे लगाते रहे, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे दोस्तों। इन दोनों को वहां पर पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। जब इन दोनों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और इन दोनों को अदालत में पहुंचाया जाता है, जज के पास पहुंचाया जाता है, तो दोस्तों भगत सिंह का लक्ष्य ही क्या था? भगत सिंह का लक्ष्य ये था कि मुझे जज के सामने पहुंचाया जाए। जज जब भगत सिंह से बोलता कि तुमने बम क्यों फेंके, दोस्तों भगत सिंह उसका जवाब नहीं देता। भगत सिंह उसका जवाब देते हैं जो उन्होंने सोच कर आए थे, उनको जो जनता तक पहुंचाना था कि मैं जनता को सुनाऊं। दोस्तों भगत सिंह जानते थे यदि मैं एक बार जज के सामने पहुंच गया तो मैं जो बोलूंगा वो हेडलाइन बनेगी, वो अखबारों में छपेगा, वो पत्रिकाओं में छपेगा। और दोस्तों वही हुआ, भगत सिंह की आवाज, भगत सिंह जो बोलना चाहते थे वो प्रत्येक जनता तक पहुंचा दोस्तों। भगत सिंह जो बोलना चाहते थे वो फ्री में, उनके संगठन का पैसा भी वेस्ट नहीं हुआ और उनका जो कहने थे
वो प्रत्येक जनता तक पहुंच गई दोस्तों। भगत सिंह को वहां पर फांसी की सजा सुनाई गई और बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित एक जेल है, वो काला पानी की सजा वहां पर बटुकेश्वर दत्त को सुनाई गई। भगत सिंह को फांसी की सजा 24 मार्च 1931 को स्वीकृत की गई। लेकिन दोस्तों भगत सिंह तो जेल में भी चुप नहीं बैठने वाले थे। भगत सिंह जेल में गए, उन्होंने जेल में देखा कि 10 बाय 10 का कमरा है, वहां पर 10 क्रांतिकारियों 10 क्रांतिकारियों को बुझा हुआ है, न वहां पर लट्टू व्यवस्था है, न वहां पर अच्छा पानी व्यवस्था है, नहीं वहां पर और नहीं वहां पर अच्छा खाना आता है, वहां पर मच्छर है, हमें खा रहे हैं। तो दोस्तों वहां पर पक्ष में जेल के अंदर ही अनशन पर बैठ जाते हैं। 64 दिन की भगत सिंह वहां पर अनशन करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं 64 दिन की। भूख हड़ताल में जब भगत सिंह भूखे रहते तो भगत सिंह कभी उदास नहीं होते, भगत सिंह हमेशा खुश रहते, भगत सिंह किताबें पढ़ते। तब दोस्तों भगत सिंह से पूछा गया फांसी पर ले जाने से पहले जब भगत सिंह से पूछा गया कि तेरी आखिरी इच्छा क्या है, तो दोस्तों भगत सिंह अंग्रेजों से बोलते हैं कि मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं लेनिन की पूरी बायोग्राफी पढूं। जी हाँ दोस्तों, भगत सिंह की अंतिम इच्छा थी लेनिन की बायोग्राफी उनको पूरी पढ़नी जाए, और दोस्तों भगत सिंह की इच्छा पूरी भी हुई। भगत सिंह जब भगत सिंह को आखिरी दिन फांसी के लिए लेने आते हैं, दोस्तों भगत सिंह की फांसी की सजा इस मार्च 1931 को भगत सिंह की फांसी की सजा स्वीकृत की गई थी। लेकिन दोस्तों अंग्रेजों को डर था कि कहीं जनता 24 मार्च को हमारे यहाँ पर कोई बड़ा हंगामा न कर दें, कहीं हमारे थाने में आग न लगा दें, इसलिए भगत सिंह को 23 मार्च को रात को 7:33 पर ही अंग्रेज पहुंच जाते हैं भगत सिंह के पास कि चलो तुमको फांसी दी जा रही है। दोस्तों जब भगत सिंह ये सुनते हैं तो भगत सिंह डरते नहीं है, भगत सिंह उदास नहीं होते हैं, अंग्रेजों से बोलते हैं कि रुक तो जाओ, एक क्रांतिकारी को एक क्रांतिकारी से मिल तो लेने दो। जो उनके हाथ में किताब होती है वह उनको क्रांतिकारी बताते हैं, जो उनके हाथ में किताब होती है उस किताब को क्रांतिकारी बताते हैं, और वह किताब लेनिन की बायोग्राफी की थी। उस किताब का आखिरी पन्ना बचा हुआ था, भगत सिंह उस किताब के आखिरी पन्ने को पढ़ते हैं, उसको पूरी पढ़कर अंग्रेजों के साथ खुशी खुशी चले जाते हैं। जब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव इन तीनों को फांसी पर ले जाया जाता है तो ये तीनों वहां पर बोलते हैं कि आप हमें फांसी पर चढ़ाओ, लेकिन हमारी एक इच्छा है, हमें फांसी पर चढ़ाया जाए तो न तो हमारे गले में न तो हमारे मुंह पर काला रुमाल बांधा जाए और न ही हमारे हाथ बांधे जाए। तो अंग्रेज अधिकारी बोलते हैं कि भले ही तुम्हारे हाथ हम नहीं बांधेंगे, लेकिन काला रुमाल तो हमें डालना ही पड़ेगा, काला जो कपड़ा है वो हमें डालना ही पड़ेगा। और दोस्तों जब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव इन तीनों को फांसी दी जाती है तो देश इस बात से बेखबर है कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को रात में फांसी दी जा रही है। देश को इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि एक दिन पहले ही भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दे दी जाती है। लेकिन दोस्तों वह तीनों डरते नहीं है, वो तीनों हंसते हंसते उस फंदे को चूमते हैं और इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय जैसे नारों के साथ में हंसते हंसते फांसी पर झूल जाते हैं। दोस्तों मैं नमन करता हूँ इस देश को, इस मिट्टी को, जिस मिट्टी पर मेरा जन्म हुआ, जिस पर कभी न कभी भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद जैसे महान क्रांतिकारियों ने जन्म लिया था। दोस्तों जय हिंद, जय भारत। आज के हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है।